हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट के यूनिट 2 के टॉपिक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। जब मेमोरी में हम बहुत सारी बाइट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ बाइट स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन को स्ट्रिंग कहा जाता है। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमें ये 5 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है MOVS। इस कमांड का मतलब है मूव स्ट्रिंग। ये कमांड स्ट्रिंग को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कॉपी करता है। इस कमांड के ऑप्शन है मूव स्ट्रिंग बाइट और MOVSW यानी कि मूव स्ट्रिंग वर्ड। MOVSB का मतलब है मूव स्ट्रिंग बाइट और MOVSW का मतलब है मूव स्ट्रिंग वर्ड। नेक्स्ट कमांड है CMPS। इसका मतलब है कंपेयर स्ट्रिंग। ये कमांड दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके ऑप्शन है कंपेयर स्ट्रिंग बाइट और कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड। नेक्स्ट कमांड है SCAS यानी कि स्कैन स्ट्रिंग। इस कमांड का यूज कोई बाइट किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं ये स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन है स्कैन स्ट्रिंग बाइट और स्कैन स्ट्रिंग वर्ड। नेक्स्ट कमांड है LODS यानी कि लोड स्ट्रिंग। ये कमांड मेमोरी से बाइट को या स्ट्रिंग को लोड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके ऑप्शन है लोड स्ट्रिंग बाइट और लोड स्ट्रिंग वर्ड। नेक्स्ट कमांड है STOS यानी कि स्टोर स्ट्रिंग। ये कमांड स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके ऑप्शन है स्टोर स्ट्रिंग बाइट और स्टोर स्ट्रिंग वर्ड। ये पांचों स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ हम REP, REPE, REPZ, REPNE या REPNZ प्रीफिक्स को यूज करते हैं। REP का मतलब होता है रिपीट, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन तब तक रिपीट होगा जब तक कि काउंट रजिस्टर CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। REPE का मतलब है रिपीट इफ इक्वल। REPZ का मतलब है रिपीट इफ 0, यानी कि जब तक 0 फ्लैग सेट है तब तक कमांड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है। REPNE, REPNZ, NE का फुल फॉर्म है रिपीट इफ नॉट इक्वल। REPNZ का मतलब है रिपीट इफ नॉन जीरो, यानी कि ये कमांड तब तक रिपीट करना है जब तक 0 फ्लैग रीसेट है। अब हम एक एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। सबसे पहला कमांड हमने लिया है MOVS यानी कि मूव स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स है MOVS डेस्टिनेशन स्ट्रिंग नेम और सोर्स स्ट्रिंग नेम। ये सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करता है। ये कमांड डाटा सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन से बाइट या वर्ड को एक्स्ट्रा सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन में कॉपी करता है। तो डाटा सेगमेंट में जो हमारी सोर्स बाइट है उसका ऑफसेट SI रजिस्टर में स्टोर किया जाता है और एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो हमारी डेस्टिनेशन बाइट या वर्ड है उसका ऑफसेट हम DI रजिस्टर में स्टोर करते हैं, यानी कि सोर्स बाइट या वर्ड का ऑफसेट SI रजिस्टर में और डेस्टिनेशन बाइट या वर्ड का DI रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। जो सोर्स बाइट है वो डाटा सेगमेंट में स्टोर की होगी और जो एक डेस्टिनेशन बाइट है वो हमारी एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर की जाती है। जब एक से ज्यादा बाइट या वर्ड को मूव करना है तो जितनी बाइट या वर्ड को मूव करना है वो काउंट को CX रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। जैसे ही एक बाइट या वर्ड को डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव करते हैं तो SI व DI रजिस्टर की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है जिससे वो नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट कर सके। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो SI और DI की वैल्यू नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट करने के लिए ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है
और अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो SI और DI की वैल्यू नेक्स्ट बाइट को पॉइंट करने के लिए ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाती है। अगर हम बाइट को मूव कर रहे हैं तो SI और DI की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है और अगर वर्ड को मूव कर रहे हैं तो SI और DI की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। MOVSB कमांड एक बाइट को DS से ES में मूव करता है और MOVSW कमांड एक वर्ड को डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव करता है। अब इस कमांड को हमने समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मूव SI, ऑफसेट सोर्स स्ट्रिंग, यानी कि सोर्स स्ट्रिंग के ऑफसेट को हमने SI में स्टोर किया है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के ऑफसेट को हमने DI के अंदर स्टोर किया है। SI रजिस्टर हमने डाटा सेगमेंट के अंदर ऑफसेट रिप्रेजेंट कर रहा है और DI रजिस्टर हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट के ऑफसेट को इंडिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। CLD, इस कमांड से हमारा डायरेक्शन फ्लैग क्लियर हो जाएगा। क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। मूव CX, 04, यानी कि काउंट जो की है 04, उसको हमने CX रजिस्टर में स्टोर किया है। इसका मतलब क्या है कि हमें 4 बाइट्स को डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव करनी है। REP, मूव स्ट्रिंग बाइट, यानी कि हम एक एक बाइट मूव करने वाले हैं डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर और इसके कमांड के आगे REP प्रीफिक्स लगा है। इसका मतलब ये है कि हमें ये कमांड तब तक रिपीट करना है जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो मूव स्ट्रिंग बाइट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती और जैसे ही एक बाइट को हम मूव करते हैं डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में तो हमारे CX रजिस्टर की वैल्यू को 1 से कम हो जाती है। अब सपोज हम इसको समझने के लिए डाटा सेगमेंट हम मान रहे हैं स्टार्ट हो रहा है 2000 पर, यानी कि DS रजिस्टर के अंदर डाटा सेगमेंट की पहले 16 बिट स्टोर करी है 2000H और डाटा सेगमेंट के लिए जो ऑफसेट है उसको हमने माना है 0000, यानी कि जो SI रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो है 000। तो यहाँ आप देखिए कि ये हमारा 200000 ये डाटा सेगमेंट की लोकेशन को बता रहा है। ये डाटा सेगमेंट DS रजिस्टर की वैल्यू और ऑफसेट SI की वैल्यू जो कि है 000। वैसे ही हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो 3000 पे स्टार्ट हो रहा है और जो ऑफसेट की वैल्यू है 0200, यानी कि ये हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन बता रहा है 3000 और 0200। तो SI रजिस्टर की वैल्यू है 000 और DI रजिस्टर की वैल्यू है 0200। जैसे हमने डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को क्लियर कर दिया है, CX के अंदर 4 स्टोर किया है। अब हम ये कमांड रिपीट होगा जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और कमांड क्या है? मूव स्ट्रिंग बाइट। तो ये कमांड क्या करेगा? डाटा सेगमेंट से एक बाइट को एक्स्ट्रा सेगमेंट में कॉपी कर देगा, यानी कि 450000 ये ऑफसेट वाली लोकेशन से 0200 ऑफसेट वाली लोकेशन पे कॉपी कर देगा। 45 यहाँ आ गया, जैसे यहाँ इस कमांड जगह शो किया है। आप जैसे एक बाइट ट्रांसफर होगी तो CX की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि 4 से 3 हो जाएगी। और क्योंकि हमारा डायरेक्शन फ्लैग रीसेट है, यानी कि क्लियर है, इसलिए SI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर 0001 हो जाएगी। DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 0201 और CX के रजिस्टर को हमने 1 से कम कर दिया है। अब नेक्स्ट बाइट 56 इस लोकेशन पे कॉपी होगी, फिर से SI और DI की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, CX की वैल्यू कम होगी 1 से और नेक्स्ट बाइट फिर से कॉपी हो जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती और क्योंकि CX की वैल्यू 4 करी है
तो 4 बाइट्स हमारे यहाँ डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में कॉपी हो जाएंगी। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन यही दिखाया है कि ये 4 बाइट्स हमारी एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर कॉपी हो गई हैं, कि ये 4 बाइट्स हमारी डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में कॉपी हो गई हैं। तो मूव स्ट्रिंग कमांड हमारे डाटा सेगमेंट से एक बाइट या वर्ड को एक्स्ट्रा सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन में कॉपी करता है। जो डाटा सेगमेंट का ऑफसेट है वो SI रजिस्टर में स्टोर करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेगमेंट का ऑफसेट है वो DI रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से डाटा सेगमेंट से कुछ बाइट्स को हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में कॉपी कर देते हैं इस कमांड का यूज करके। नेक्स्ट कमांड है CMPS, कंपेयर स्ट्रिंग बाइट और स्ट्रिंग वर्ड्स। ये कमांड सोर्स स्ट्रिंग से बाइट या वर्ड को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के बाइट या वर्ड से कंपेयर करता है, यानी कि ये कमांड दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सोर्स बाइट या वर्ड का ऑफसेट SI रजिस्टर में स्टोर किया है और किया जाता है, वह डेस्टिनेशन बाइट या वर्ड का ऑफसेट DI रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। सोर्स स्ट्रिंग को डाटा सेगमेंट में स्टोर करना चाहिए, वह डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर करना चाहिए। तो मूव स्ट्रिंग की कमांड की तरह ही जो हमारी सोर्स स्ट्रिंग है उसे हमने डाटा सेगमेंट में स्टोर किया है, सोर्स स्ट्रिंग का ऑफसेट SI रजिस्टर में स्टोर किया है। दूसरी बात कि जो हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसे हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर किया है और डेस्टिनेशन का स्ट्रिंग का ऑफसेट DI रजिस्टर के अंदर स्टोर है। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को सोर्स स्ट्रिंग में से सब्सट्रैक्ट कर आपस में कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग व जीरो फ्लैग की वैल्यू सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट के अनुसार अपडेट हो जाती हैं, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन हमेशा सब्सट्रैक्शन के द्वारा करके करते हैं और सब्सट्रैक्शन के बाद हमारे फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, लेकिन सोर्स स्ट्रिंग और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एक कंपैरिजन के पश्चात SI और DI की वैल्यू नेक्स्ट स्ट्रिंग बाइट या वर्ड को पॉइंट करने के लिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो SI और DI की वैल्यू नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट करने के लिए ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, और अगर DF की वैल्यू 1 है तो SI व DI की वैल्यू नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट करने के लिए ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाती है। अगर हम बाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो SI और DI की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, और अगर हम वर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो SI और DI की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। इस कमांड के साथ REPE या REPNE प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। REPE के अंदर कमांड तब तक रिपीट होगा जब तक जीरो फ्लैग सेट है, और REPNE का मतलब ये है ये कमांड तब तक रिपीट होगा जब तक कि जीरो फ्लैग रीसेट या 0 है। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, हमारे सोर्स स्ट्रिंग का ऑफसेट हमने SI रजिस्टर में स्टोर कर दिया, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का ऑफसेट है वो DI रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया। CLD से डायरेक्शन फ्लैग क्लियर हो गया। MOV CX 100, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 100 है। REPE कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, यानी कि ये कमांड तब तक रिपीट होगा जब तक जीरो फ्लैग सेट है या CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, यानी कि हम स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुंच जाते। जब कभी भी स्ट्रिंग अनइक्वल होंगी यानी कि जीरो फ्लैग रीसेट होगा तो इस कमांड का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ये कमांड रिपीटेडली तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक स्ट्रिंग के अंत तक नहीं पहुंच जाते या कंपेयर स्ट्रिंग बाइट्स अनइक्वल नहीं हो जाती।
और डिटेल में समझने के लिए, सपोज हमारे काउंट को हमने 100 से 4 कर दिया, क्योंकि 100 बाइट्स हम यहाँ शो नहीं कर सकते। डाटा सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है 20000 पर और SI की वैल्यू है 000, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन हो गई है जहाँ पे हमारी सोर्स स्ट्रिंग को स्टोर किया है। वैसे ही एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है 30000 पे, तो फर्स्ट 16 बिट हो गया बेस रजिस्टर के लिए 3000, इसका ऑफसेट है 0 to 00। तो ये हमारा सोर्स स्ट्रिंग है, ये हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। सोर्स स्ट्रिंग हमारी डाटा सेगमेंट में स्टोर है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हमारी एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे SI ऑफसेट वाली मेमोरी लोकेशन को DI ऑफसेट वाली मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे। 45 दोनों इक्वल हैं, इसलिए जीरो फ्लैग क्या होगा, सेट हो जाएगा। और सेट होने के कारण, क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड क्या दिया है, REPE, तो जब तक जीरो फ्लैग यानी कि स्ट्रिंग इक्वल है तब तक हमें स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है, यानी कि बाइट को आपस में कंपेयर करना है। तो 45 इक्वल है, इसलिए हमने अब नेक्स्ट कमांड क्या होगा कि SI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी और DI की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी नेक्स्ट बाइट को पॉइंट करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग जब क्लियर होता है तो SI और DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बाइट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये 1 से इंक्रीमेंट होके 001 हो जाएगी। DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके 0201 हो जाएगी। अब नेक्स्ट बाइट कंपेयर होंगे 56 के साथ कंपेयर होगी। अब ये भी इक्वल है और जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 है और CX की वैल्यू फर्स्ट बाइट को कंपेयर किया था तो 4 के बाद 3 हो गई, सेकेंड बाइट को कंपेयर किया तो फिर से 1 से कम हो गई जाएगी, जो कि अब 2 हो गई है। और यहाँ पे भी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली SI और DI की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, CX रजिस्टर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो अब हम ये 67 को कंपेयर करेंगे और ये भी इक्वल है, तो अब CX की रजिस्टर की वैल्यू फिर से 1 से कम होके 1 हो जाएगी और SI और DI की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 003 और 0203 हो जाएंगे। अब इसके कारण 78 से कंपेयर होगा और ये भी इक्वल है, लेकिन अब CX रजिस्टर की वैल्यू को जब 1 से कम करेंगे तो CX की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारी जीरो फ्लैग 1 है और CX की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये हमें ये बता रहा है कि दो जो स्ट्रिंग्स हमने आपस में कंपेयर करी हैं वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सारी 4 बाइट्स जो डाटा सेगमेंट में स्टोर है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो स्ट्रिंग सेव है उसके इक्वल है। तो जब हम बाहर आ रहे हैं और जीरो फ्लैग 1 है और CX की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये बताता है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर या इक्वल है। अब दूसरा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी हमारा डाटा सेगमेंट 2000 पे स्टार्ट है और ऑफसेट लिया हमने 000, तो ये हमारे डाटा सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है और ये हमारे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का ऑफसेट है, क्योंकि ES के अंदर 3000 स्टोर है और DI की वैल्यू है 0200। तो ये सोर्स स्ट्रिंग की मेमोरी लोकेशन हो गई, ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की मेमोरी लोकेशन हो गई। आप सबसे और CX की वैल्यू हमने 04 लिया है, डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले 45 की वैल्यू 45 से कंपेयर होगी, तो दोनों इक्वल है तो हमारा जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। सेट होने के कारण REP प्रीफिक्स है रिपीट इफ इक्वल है तो हमें वापस से रिपीट करना है। तो हमारे SI की वैल्यू 001 हो जाएगी, DI की वैल्यू 0201 हो गई, एक से इंक्रीमेंट हो गई और CX की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 4 की जगह अब 3 हो जाएगी। अब जैसे ही नेक्स्ट बाइट कंपेयर करेंगे तो 56 कंपेयर्ड विद 66, तो अब ये इक्वल नहीं है, तो जीरो फ्लैग यहाँ पे रीसेट हो जाएगा और इक्वल नहीं होने के कारण जीरो फ्लैग रीसेट होने के कारण अब CX की वैल्यू 0 नहीं हुई है, लेकिन हमारा
जीरो फ्लैग रीसेट हो गया है, तो इसी पॉइंट के ऊपर हम कंपेयर स्ट्रिंग बाइट का एग्जीक्यूशन को रोक देंगे। तो after execution, zero flag is equals to 0 after comparing second byte, which indicates two strings are not equal, and compare string byte is no more executed as we come out of the loop. क्योंकि जीरो फ्लैग जीरो हो गया है, तो अब ये कंपेयर स्ट्रिंग बाइट कमांड का एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। और हमें ये बता रहा है कि हमारी दोनों स्ट्रिंग जो हम आपस में कंपेयर कर रहे थे वो अनइक्वल है। तो इस तरह से हम कंपेयर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड हम ले रहे हैं SCAS, स्कैन स्ट्रिंग, स्कैन स्ट्रिंग बाइट और स्कैन स्ट्रिंग वर्ड, स्कैन स्ट्रिंग बाइट और स्ट्रिंग वर्ड। ये कमांड AL में स्टोर बाइट या AX में स्टोर वर्ड को एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर की गई बाइट जो कि DI के द्वारा, जिसका ऑफसेट DI रजिस्टर के अंदर स्टोर है, में स्टोर बाइट या वर्ड से कंपेयर करता है। अतः स्ट्रिंग जिसे स्कैन करना है उसे एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर किया जाता है, वह बाइट या वर्ड का ऑफसेट DI रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। तो जिसको हमें स्कैन करना है वो उस बाइट या वर्ड को हम AL या AX रजिस्टर में स्टोर करते हैं, और जो स्ट्रिंग हमें स्कैन करनी है उसे हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर करते हैं, और स्ट्रिंग का जो ऑफसेट है वो DI रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो स्कैन स्ट्रिंग के एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग को पॉइंट करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट करने के लिए DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, और अगर DF की वैल्यू 1 है तो DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाएगी, जिससे वो नेक्स्ट स्ट्रिंग को पॉइंट कर सके। अब क्योंकि कंपैरिजन या स्कैन करते वक्त हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, और सब्सट्रैक्शन के कारण जो फ्लैग्स अफेक्टेड होंगे वो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। ऑपरेंड्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जब हम कर रहे हैं तो ना हमारी AL और AX रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, ना हमारी डेस्टिनेशन या स्ट्रिंग जो कि एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर है उसमें कोई चेंज होगा। इस कमांड को REP प्रीफिक्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, जो हमने डेस्टिनेशन एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो स्ट्रिंग हमने स्टोर करी है उसका ऑफसेट हमने DI रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया। जिस स्ट्रिंग को हम स्कैन करना चाह रहे हैं, कि ये देखना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग, ये बाइट हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हमने AL रजिस्टर में स्टोर किया है, जो कि है 0D, यानी कि बाइट जो भी हमें स्कैन करनी है उसको हमने AL रजिस्टर में मूव कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 0D हमारी एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट भी है या नहीं है। मूव CX, 80, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमने CX रजिस्टर में स्टोर कर दी, यानी कि 80 है उसकी लेंथ। डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर कर दिया। REPNE, स्कैन स्ट्रिंग बाइट, इस कमांड को हमने प्रीफिक्स REP, रिपीट इफ नॉट इक्वल के साथ काम में लिया है, कि जब तक ये नहीं इक्वल है तब तक हम स्कैन करते जाएंगे। जैसे ही हमें वो AL वाली बाइट इस स्ट्रिंग में मिल जाएगी तब हम इस कमांड का एग्जीक्यूशन को रोक देंगे। ये प्रोग्राम सेगमेंट 80 कैरेक्टर की स्ट्रिंग जो कि DI द्वारा पॉइंट की जा रही है को स्कैन का यह पता लगा रहा है कि उसमें 0D प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे यहाँ हमने CX की वैल्यू को 08 कर दिया, क्योंकि 80 लेंथ की स्ट्रिंग तो यहाँ शो नहीं कर सकते, तो यहाँ हमने लेंथ को कम करके 8 कर दिया है। जो बाइट हमें स्कैन करनी है वो AL रजिस्टर में स्टोर की रही है और उसकी वैल्यू है 0D। एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है 3000 और ऑफसेट हमने लिया है 000, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन है
जो हमारी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रही है। तो जो स्ट्रिंग हमें स्कैन करनी थी वो हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर कर दी है। सबसे पहले यहाँ क्या होगा कि 0D फर्स्ट स्ट्रिंग बाइट के साथ कंपेयर हो रही है। 0D को हमने 45 के साथ कंपेयर किया। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा 0 फ्लैग यहाँ पे रीसेट हो गया है। और रीसेट होने के कारण हमने DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, CX की वैल्यू को 1 से कम कर देंगे। फिर से 0D नेक्स्ट बाइट के साथ कंपेयर करें होगी। अब भी ये अनइक्वल है। अनइक्वल होने के कारण DI की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, 0002 हो गई, और साथ में CX की वैल्यू को 1 से कम कर दिया है। तो अभी CX की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो अब ये 0D नेक्स्ट बाइट से कंपेयर होगी, जो कि है 67। अब भी अनइक्वल है, तो फिर से DI की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, CX की वैल्यू कम हो जाएगी, और 0D नेक्स्ट बाइट से कंपेयर होगी 78। अब भी अनइक्वल है और CX की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो फिर से DI की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट, CX की वैल्यू को 1 से कम कर दिया, और 0 नहीं होने के कारण नेक्स्ट बाइट से रिपीट करेंगे, जो कि है 0D को 0D। अब 0D 0D के साथ कंपेयर करते ही क्या हो गया, इक्वल है स्ट्रिंग्स बाइट, और इक्वल होने के कारण 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। और जैसे ही 0 फ्लैग सेट होगा तो स्कैन स्ट्रिंग बाइट वाले कमांड का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और हमें इस लोकेशन का पॉइंट चल जाएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 और DI इज इक्वल्स टू 005, क्योंकि ये जब हम बाहर आएंगे, क्योंकि DI की वैल्यू एक कंपैरिजन के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, तो जिस लोकेशन पे इक्वल हुआ है उसके नेक्स्ट बाइट को DI पॉइंट कर रहा है। Which specify bytes 0D is present in string at offset DI is equals to 0004. Scanning of string is stopped as soon as 0 flag is set, क्योंकि जैसे इक्वल होगा और 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, वैसे ही स्ट्रिंग की स्कैनिंग वहीं पे रोक देंगे, क्योंकि हमें वो जो बाइट हम ढूंढ रहे थे वो बाइट हमें मिल गई है। तो जैसे ही हमें ये बाइट यहाँ पे मिलेगी स्ट्रिंग के अंदर, वैसे ही स्ट्रिंग की स्कैनिंग हम रोक देंगे, क्योंकि 0 फ्लैग सेट हो गया है। नेक्स्ट कमांड है LODS, LOD स्ट्रिंग बाइट, LOD स्ट्रिंग वर्ड, लोड स्ट्रिंग बाइट into AL और स्ट्रिंग वर्ड into AX। ये कमांड SI द्वारा पॉइंट की गई स्ट्रिंग में से एक बाइट को AL रजिस्टर या वर्ड को AX रजिस्टर में कॉपी करता है। तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो डाटा सेगमेंट में स्टोर है और उसका जो ऑफसेट है वो SI रजिस्टर के अंदर स्टोर है। तो SI द्वारा पॉइंट की गई स्ट्रिंग में से एक बाइट या एक वर्ड को AL या AX रजिस्टर में इस कमांड द्वारा कॉपी किया जाता है। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो एक बाइट या वर्ड को कॉपी करने के बाद SI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, जिससे वो नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट कर सके। और अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो बाइट या वर्ड को कॉपी करने के बाद SI की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाती है, जिससे वो नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट कर सके। एग्जाम्पल CLD, जिससे हमारा डायरेक्शन फ्लैग क्लियर हो जाएगा, और डायरेक्शन फ्लैग क्लियर होने के कारण हमारे SI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। मूव SI ऑफसेट सोर्स स्ट्रिंग, तो जो हमारी डाटा सेगमेंट में सोर्स स्ट्रिंग स्टोर है उसका जो ऑफसेट है वो हमने SI में स्टोर कर दिया है। अब हम ये कमांड दे रहे हैं LOD स्ट्रिंग बाइट। इससे ये होगा कि SI द्वारा जो मेमोरी पॉइंट की जा रही है वहां से हम एक बाइट को रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसे AL रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। तो SI द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी लोकेशन से ये कमांड एक बाइट को रीड करके AL रजिस्टर में कॉपी कर देता है। जैसे ही एक बाइट रीड होगी ऑटोमेटिकली SI की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जिससे वो नेक्स्ट बाइट को पॉइंट कर सके। तो लोड स्ट्रिंग बाइट कमांड
SI द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी लोकेशन से बाइट को रीड करके AL में स्टोर करता है, वैसे LODSW SI द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी लोकेशन से वर्ड को रीड करके AX रजिस्टर में स्टोर करेगा। नेक्स्ट कमांड है STOS, STOSB, STOSW यानी कि स्टोर बाइट और वर्ड इन स्ट्रिंग। ये कमांड AL रजिस्टर से बाइट या AX रजिस्टर से वर्ड को एक्स्ट्रा सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन जिसका इफेक्टिव एड्रेस DI के अंदर स्टोर है में कॉपी करता है। तो डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू के अनुसार कॉपी के पश्चात DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाती है जिससे वो नेक्स्ट बाइट या वर्ड को पॉइंट कर सके। अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो DI विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 और 2 डिपेंडिंग अपॉन बाइट और वर्ड स्टोर करना है। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो DI की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाएगी 1 या 2 से, जो कि डिपेंड करेगा कि हम स्टोर स्ट्रिंग बाइट वर्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या स्टोर स्ट्रिंग वर्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेमोरी के अंदर बाइट या वर्ड को स्टोर करने के कारण इस कमांड के द्वारा कोई फ्लैग्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल CLD, इससे डायरेक्शन फ्लैग क्लियर हो जाएगा। मूव DI ऑफसेट टारगेट स्ट्रिंग, तो जो टारगेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो ऑफसेट है वो हमने DI रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया। अब जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं स्टोर स्ट्रिंग बाइट, तो AL रजिस्टर की वैल्यू को DI द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाएगा। अगर यहाँ पे स्टोर स्ट्रिंग वर्ड कमांड होता तो AX रजिस्टर की वैल्यू को DI द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया जाता। REP, REPE, REPZ, REPNE, REPNZ ये वो प्रीफिक्स हैं जो हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, और ये प्रीफिक्स हम यूज इसलिए करते हैं जिससे स्ट्रिंग कमांड बार बार एग्जीक्यूट होता रहे जब तक कि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए। तो रिपीट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन until specified condition is satisfied. REP, REPE, REPZ, REPNE, REPNZ विभिन्न प्रीफिक्स हैं जिन्हें स्ट्रिंग कमांड के पहले प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है। REP प्रीफिक्स यूज करने से स्ट्रिंग कमांड रिपीटेडली तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। REPE stands for repeat if equal, REPZ stands for repeat if 0, REPNE stands for repeat if not equal, REPNZ stands for repeat if not 0. तो REP प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब हमें स्ट्रिंग कमांड को तब तक रिपीट करना है जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब हम स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं उस केस में हम REPE या REPNE कमांड का यूज करते हैं। तो REP और REPZ प्रीफिक्स यूज करने से स्ट्रिंग कमांड तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती या 0 फ्लैग रीसेट नहीं हो जाता, यानी कि 0 नहीं हो जाता। तो स्ट्रिंग कमांड को तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं है या 0 फ्लैग सेट है। तो 0 फ्लैग सेट होने पे या CX की वैल्यू 0 नहीं होने पे ये स्ट्रिंग कमांड के एग्जीक्यूशन को रिपीट करेगा, और जब CX इक्वल टू 0 हो जाता है या फिर 0 फ्लैग 0 हो जाता है यानी कि रीसेट हो गया, तो स्ट्रिंग कमांड का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। REPNE और REPNZ प्रीफिक्स यूज करने से स्ट्रिंग कमांड रिपीटेडली तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक CX की इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाती या फिर 0 फ्लैग सेट नहीं हो जाता। तो एग्जीक्यूट होने के लिए 0 फ्लैग रीसेट होना चाहिए। स्ट्रिंग कमांड एग्जीक्यूट होने के लिए CX नॉट इक्वल्स टू 0 या 0 फ्लैग रीसेट होना चाहिए, और CX इक्वल्स टू 0 या फिर 0 फ्लैग सेट हो जाता है होने पर स्ट्रिंग कमांड का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।